स्टार्ट नाउ ना ओके। सो हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। नमस्कार, हेलो, हाय, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज धीरज यादव, योर मेंटर ऑफ इंग्लिश, एंड इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू स्टडी द एडवांस स्ट्रक्चर्स ऑफ पैसिव वॉइस। तो हम पैसिव वॉइस की कुछ फॉलोइंग एडवांस स्ट्रक्चर्स पे आज बातें करने जा रहे हैं और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन so that everyone may wear mask, sweater, and each and every kind of woolen cloth so that they may cover their body and they may protect themselves from this cold. So I hope कि मुझे इस वीडियो को आज स्टार्ट करना चाहिए और मैं अब जो इस टॉपिक में डील करने चाह रहा हूँ वो सारे ही जो भी स्ट्रक्चर्स हैं बहुत ही बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ओके, सो लेट्स सी और एक एक एग्जाम्पल को देखेंगे। पहले तो हम ये जानेंगे कि जब कभी भी इस किसी इंग्लिश का सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है तो उसको कैसे पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। ओके, तो जब कभी भी आपके समक्ष दिखता है लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कैसा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके, प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। आपको जब कभी भी सेंटेंसेस में दिखता है तो हम इसको कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करें। ओके, मेन मुद्दा तो यही है ना कि हम इसको कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करें। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, सबसे पहले तो आपको लिखना होता है लेट। लेट के जस्ट बाद आपको लिखना पड़ता है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाते हैं, किसको, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। बी लिखने के जस्ट बाद हमें क्या लिखना होता है, इस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म को मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, प्लस बाई लगा के हम इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रेपोजिशन बाई के बाद रखा जाता है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस अदर वर्ड प्लस क्या होगा, फुल स्टॉप होगा। ओके, आई होप कितनी बातें क्लियर हो गई होंगी। ये टेंस पे है ना, जो टेंस पे बनने वाले पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस होते हैं ये वह नहीं है, ये बहुत ही बेहद और संकटपूर्ण, एकदम अत्यंत महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर्स हैं और इन स्ट्रक्चर्स के को जाने बिना हम क्रैक नहीं कर सकते एग्जाम्स को। ओके, तो जो पहला और इस बोर्ड पे पहला दिया गया स्ट्रक्चर है वो है लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। जब इस तरीके की स्ट्रक्चर्स को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है तो सबसे पहले हमें लगाना पड़ेगा क्या, लेट। लेट के बाद इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद बी लगा के वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, इस मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म को वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद प्रपोजिशन बाई लगा के इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाया जाता है। सबसे पहले तो आपको जानना यह जरूरी है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वस्तु सूचक कर्म होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्यक्ति सूचक होता है। यानी कि जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होंगे, किसी लिविंग थिंग के बारे में बात कर रहे होंगे तो वहां पे हमें क्या बोलना पड़ेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, और वो सेंटेंस में लेट के जस्ट बाद आता है मेन वर्ब लगा के फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु सूचक ऑब्जेक्ट आता है। तो जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के लिए ले तो मैं बोल सकता हूं कि लेट मी टीच इंग्लिश, लेट मी टीच इंग्लिश। आप देख पा रहे होंगे कि लेट के बाद क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, व्यक्ति सूचक है ना मी, उसके बाद मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म आया, जस्ट उसके बाद क्या बोला गया है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, तो ये इंग्लिश क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, लेट। लेट के जस्ट बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। कौन सा ऑब्जेक्ट, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे, लेट इंग्लिश बी, लेट इंग्लिश बी, और टीज का सेकेंड थर्ड फॉर्म क्या होगा, टॉट, और बाई हुम, तो बाई मी। और यहाँ पे इसको प्रेपोजिशन के बाद लेके जाएंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा। पहले इस सब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाएंगे, यानी कि पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेट के जस्ट बाद रखेंगे, उसके बाद बी लगाने के जस्ट बाद इस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म को वर्ब थर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद प्रेपोजिशन बाई लगाया जाता है, उसके बाद इस लेट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रेपोजिशन के बाद लगाया जाता है। आई होप कि इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। ओके, और ये स्ट्रक्चर आपके जहन में बैठ गया होगा। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
कई बार स्टूडेंट्स आपने सुना होगा कि एक ही सेंटेंस में किसी एक ही ट्रांजिटिव वर्ब का दो दो ऑब्जेक्ट आ रहे हों, किसी एक ही ट्रांजिटिव वर्ब का, किसी, मैंने क्या बोला, किसी एक ही ट्रांजिटिव वर्ब के दो दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं स्टेटमेंट्स में। जैसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, प्लस यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट, पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। देखने में भले ही बहुत इजी लग रहा है, लेकिन जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बहुत स्टूडेंट्स को इतना कन्फ्यूज़न होता है कि वो क्वेश्चंस छोड़ के चले जाते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं वो। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो हम इनडायरेक्ट को ले सकते हैं या तो हम डायरेक्ट को ले सकते हैं। इसी स्टेटमेंट को अगर हम इस इनडायरेक्ट की जगह पे हम डायरेक्ट को लिख लें और डायरेक्ट के प्लेस पे इस इनडायरेक्ट की जगह पे अगर हम डायरेक्ट को लिख रहे हैं और इस इनडायरेक्ट की जगह पे अगर हम डायरेक्ट को लिख रहे हैं तो चीज़ें चेंज हो जाया करती हैं। ओके, वहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, वर्ब आएगा, वर्ब के बाद हम इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे, किसको, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वस्तु सूचक होता है, कुछ ही समय पहले मैंने आपको बताया, वस्तु सूचक ऑब्जेक्ट होने के कारण इसको सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है, सेकंड प्लेस पे इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन क्या ही करें जब फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दी जाने लगेगी, तो वहाँ पे हमारे को हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, किसी प्रेपोजिशन का यूज़ करना पड़ता है। और ये प्रेपोजिशन होगा कौन, यहाँ पे हमें प्रेपोजिशन यूज़ करना पड़ेगा। और प्रेपोजिशन ये क्या हो सकता है, टू ऑब्लिक फॉर्म में से कोई एक हो सकता है। उसके बाद क्या आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या ही आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप आता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम इनडायरेक्ट की जगह पे हम डायरेक्ट का यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्ट टू जस्ट यूज़ करने के बाद हमें क्या यूज़ करना पड़ रहा है, प्रेपोजिशन। और उसमें से कौन कौन सा हो सकता है, टू ऑब्लिक फॉर्म में से कोई एक हो सकता है। उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि पैसिव वॉइस में सर इसका यूज़ परिवर्तन कैसे करें, तो मैं आपको बता दूं कि अगर ये पहला वाला स्टेटमेंट जो आपके सामने जो स्ट्रक्चर लिखा गया है ना, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर आपके समक्ष लिखा गया है बोर्ड पर, अगर हम इसका पैसिव बना रहे हैं तो हम आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे। ओके, हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे। उसके बाद टेंस से पहचान कर हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना होता है। उसके बाद इस मेन वर्ब को हमें किस वर्ब में चेंज करना पड़ेगा, वर्ब अब थर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। फिर आप क्या लिखोगे, फिर यहाँ पे इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखोगे। ओके, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, बाई प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, बाई प्लस क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद क्या, अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप आता है मेरे प्यारे बच्चों के। तो सबसे पहले जो ये फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर का हमें क्या, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखा है। किसका, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखा है। अभी तो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, थ्योरी पढ़ने के बाद जैसे ही हमें प्रैक्टिस सेशंस की क्लास लगाऊंगा, देन आफ्टर आपको देखने को मिलेगा कि कैसी चीज़ें चेंज हो जाया करती हैं और कितनी चीज़ें टफ बन के आती हैं। अगर हम इस थ्योरी को ना जाने तो हमें जो एग्ज़ाम में मिलने वाले क्वेश्चन से हमें सामना होगा, हम उनके आगे टिक नहीं पाएंगे। ओके, इसीलिए थ्योरी को पहले जानना जरूरी है। जस्ट लाइक सिमिलरली व्हेन वी गो टू द बैटल फील्ड, तो बैटल फील्ड में जाने से पहले हमें अपने को बोला जाता है ना कि ग्रिड ऑफ द लॉयन। तो बैटल फील्ड में जाने से पहले हमें कमर कस के तैयार होना पड़ता है उस चीज़ को, उसको टैकल करने के लिए, उस पर्टिकुलर जो बोलते हैं ना ऑब्स्टिकल, हिंड्रेंस, ऑब्स्ट्रक्शन, उसको टैकल करने के लिए वी मस्ट बी prepared enough so that we may tackle and we may fight from the upcoming hazard, from upcoming danger। तो उसी तरीके से आने वाले खतरनाक क्वेश्चंस से सामना करने के लिए जो खतरनाक तरीके के रूल है ना, इनको हमारे पास, हमारे माइंड में होना चाहिए। ओके, तो जो पहला स्ट्रक्चर हमारे सामने दिया गया है क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फुल स्टॉप। सबसे पहले आप क्या लोगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे। सेंटेंस से हमें हेल्पिंग वर्ब पहचाननी है। सेंटेंस, जो सेंटेंस दिया गया होगा उसमें से टेंस पहचान के, टेंस के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। हेल्पिंग वर्ब जस्ट यूज़ करने के बाद इस वर्ब को हमें किस वर्ब फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, वर्ब थर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। उसके जस्ट बाद हमें इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखना पड़ेगा, कहाँ, वर्ब थर्ड फॉर्म की जस्ट बाद। फिर प्रेपोजिशन बाई लगा के सब्जेक्ट लिखा जाता है। इस सब्जेक्ट को यहाँ पैसिव वॉइस में
पैसिव वॉइस में प्रेपोजिशन बाई के बाद लगाया जाएगा जो कि वो ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाएगा, उसके बाद अदर वर्ड लगा के फुल स्टॉप आएगा। ये तो पहले वाला का हुआ। ओके, जब दूसरे वाला का देख रहे हैं कि पहले तो हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सर ले लिया है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेने की वजह से ही इसका पैसिव वॉइस में भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम पहले लेंगे। वो तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कौन ले रहे हैं। बट एग्जामिनेशंस में क्या होता है कि एग्जामिनेशंस में एक सेंटेंस देके उसके 4 ऑप्शंस दिए गए होते हैं, तो हम अपने मन से तो यूज़ नहीं कर सकते ना, हमें तो दिए गए 4 ऑप्शंस में से ही बेस्ट ऑप्शंस को मार्क करके और आगे बढ़ना होता है। तो इसी की वजह से हमें जो बेस्ट ऑप्शंस मिलता है, हमें नहीं पता कि वो उसमें पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखेगा एग्जामिनर या कमीशन कि पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखेगा। तो इसीलिए ये चारों ही नियम्स को जानना हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ओके, सो जो ये सेकंड वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी दिया है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका पैसिव वॉइस पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम भी प्रायोरिटी देंगे। पहले क्या लिखेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और टेंस हमें हेल्पिंग वर्ब पहचाननी है। हेल्पिंग वर्ब पहचानने के बाद इस वर्ब को वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद क्या करना, हमें इस प्रेपोजिशन का यूज़ करना पड़ेगा। क्यों प्रेपोजिशन का सर यूज़ करें, क्योंकि भाई एक्टिव वॉइस में प्रेपोजिशन का यूज़ किया गया है, तो हम पैसिव वॉइस में प्रेपोजिशन का लूप नहीं कर सकते। डिलीशन, इमिशन जो भी कह ले, तो हम वो नहीं कर सकते। ओके, उसको हटा नहीं सकते स्टेटमेंट से। टू ऑब्लिक फॉर्म में से कोई प्रेपोजिशन दिया गया होगा, उसमें से कोई एक हमें यूज़ करना पड़ेगा। प्रेपोजिशन के जस्ट यूज़ के बाद हमें इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रेपोजिशन के बाद रखना होता है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमें क्या लगाना पड़ता है, बाई प्लस सब्जेक्ट। क्या, बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्या होगा, फुल स्टॉप होगा। आई होप कि ये बेहद ही ईजी हो गया होगा आप सभी के लिए। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं, फिर टेंस से हेल्पिंग वर्ब को पहचान के और इस मेन वर्ब को हम इस वर्ब थर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद फिर प्रेपोजिशन को ही यूज़ करना पड़ जाएगा हमें। फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बाई लगा के इस सब्जेक्ट को यहाँ पे चेंज करेंगे, बाई प्रेपोजिशन के बाद आएगा, फिर अदर वर्ड लगा के फुल स्टॉप हो गया। अभी इस तरीके के स्टेटमेंट्स को हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया। आने वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे इन्हीं स्ट्रक्चर्स पे बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, तो हम इंस्टेंटली उस क्वेश्चंस का आंसर कर पा रहे होंगे। ओके, सो नेक्स्ट इन एग्जाम्पल्स पे बेस्ड हम क्वेश्चंस को देखेंगे, तब जाके ये हमारा स्ट्रक्चर्स मेटिकुलसली क्लियर हो जाएगा। ओके, जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम कि आई शुड हैव बॉट अ कार फॉर माई डॉटर। ओके, दूसरा स्टेटमेंट है कि आई शुड हैव ब्रॉट, यहाँ पे हम ब्रॉड भी लिख सकते हैं, बॉट भी लिख सकते हैं, नो मैटर, दोनों में डिफरेंस होता है। मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। आई शुड हैव बॉट माई डॉटर अ कार। पहली चीज़ें मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। पहली चीज़ की ब्रिंग। ओके, ये ब्रिंग है और ये क्या है, बाई है। बाई का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होता है, बॉट होता है। क्या होगा, बॉट होगा। ये सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म की बात करें तो क्या होगा, बॉट ही होगा। BOUGHT होता है, बॉट होता है। ओके, लेकिन ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, ब्रॉट होगा। क्या होगा, ब्रॉट होगा। थर्ड फॉर्म भी क्या होगा, ब्रॉट होगा। ओके, ब्रॉट होगा। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। तो आई होप कि आज से ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म ब्रॉट, थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट। ओके, लेकिन बाई का सेकेंड फॉर्म बॉट और थर्ड फॉर्म भी बॉट। इसका अर्थ होता है खरीदना।
ब्रिंग का अर्थ क्या होगा? लाना, किसी चीज़ को लाना, प्रस्तुत करना। लेकिन बाई का अर्थ क्या होगा? खरीदना। परचेज के कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड का यूज किया जाता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मुझे अपने बेटी के लिए एक कार लाना चाहिए था, प्रस्तुत करना चाहिए था। दूसरे वाले स्टेटमेंट का सेम मीनिंग है, बट क्या ही डिफरेंस है इन दोनों क्वेश्चंस में? तो पहले क्वेश्चन में मैंने लिखा है आई शुड हैव ब्रॉट अ कार। मैंने पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज कर लिया। तो भाई जब मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज पहले कर लिया स्टेटमेंट में, तो फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले मुझे प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे प्रेपोजिशन का यूज कर दिया। फॉर किसके लिए आता है? तो प्रेपोजिशन ऑफ पर्पस को शो करने के लिए आता है। किसको? पर्पस को बताने के लिए। कई तरीके से फॉर का भी यूज होता है, हम प्रेपोजिशन के वीडियो में बेटर तरीके से सीखेंगे। निचले वाले स्टेटमेंट में दिया गया है कि आई शुड हैव ब्रॉट माई डॉटर अ कार। पहले हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज कर लिया, इनडायरेक्ट को यूज कर लिया, उसके बाद डायरेक्ट को यूज किया है, इसलिए इसमें किसी प्रेपोजिशन की नीड नहीं है। ओके, पहले वाले स्टेटमेंट को अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज करें तो हमें, अगर हम पहले कार को ले रहे हैं, किसको? कार को, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अ कार क्या लिखेंगे? अ कार शुड हैव बीन ब्रॉट। अ कार शुड हैव बीन ब्रॉट टू अब्लिक फॉर माई डॉटर बाई मी। पहले वाले स्टेटमेंट का ये पैसिव वॉइस है। ओके, पहले यहाँ पे कार दिया था, पहले क्या दिया था? कार दिया था, तो मैंने पहले कार को यूज़ कर लिया। अब ये मॉडल परफेक्ट था, शुड यूज़ किया है, तो मॉडल परफेक्ट को जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो शुड प्लस हैव प्लस बीन आएगा। उसके बाद वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म को हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म को चेंज करने के बाद हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें प्रपोजिशन टू ऑब्लिक फॉर गिवन है। क्यों गिवन है? क्योंकि पहले हमने क्या यूज़ किया सेंटेंस में? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ कर लिया, इसीलिए इनडायरेक्ट को लगाने से पहले, उसके पहले क्या आएगा? प्रेपोजिशन टू ऑब्लिक फॉर में से कोई एक हम लगा सकते हैं। ओके, उसके बाद प्रेपोजिशन बाय लगा के इस सब्जेक्टिव केस को किस में चेंज करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस में। तो भी ये सेंटेंस क्या हो गया? फिट हो गया पैसिव वॉइस में। लेकिन जो दूसरा वाला स्टेटमेंट दिया गया है उसमें पहले क्या है? हमने यूज़ किया माई डॉटर। माई डॉटर तो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो हम पहले क्या लेंगे? इनडायरेक्ट लेंगे। माई डॉटर, इसमें आने वाला आर क्या है? साइलेंट है, इसीलिए मैं इसको डॉटर नहीं पढ़ रहा, आर की साउंड नहीं प्रोड्यूस कर रहा मैं। जैसे आपके सामने अगर लिखा है ब्रदर सिस्टर, ओके, फादर मदर, तो इन सारे ही वर्ड्स के अंत में आने वाला आर साइलेंट होता है, और साइलेंट होने की वजह से ही हम इसको ब्रदर ना पढ़ के ब्रदर पढ़ते हैं, सिस्टर ना पढ़ के सिस्टर पढ़ते हैं, वैसे फादर ना पढ़ के फादर पढ़ते हैं। ओके, तो मदर फादर ब्रदर सिस्टर डॉटर इस तरीके से पढ़ते हैं, ना कि डॉटर मदर फादर एंड ब्रदर। ओके, आई होप कितनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। सो सबसे पहले हम बोलेंगे कि माई डॉटर शुड हैव बीन ब्रॉट अ कार बाई मी। ओके, अब इसका ये पैसिव वॉइस हो गया। पहले हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिया, फिर मॉडल को हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया, शुड हैव प्लस बीन आ गया। उसके बाद हमने वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म का यूज़ कर ही लिया। उसके बाद हमने क्या यूज़ किया? डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव यूज़ किया, इसीलिए इसमें किसी प्रेपोजिशन टू अब्लिक फार की नीड नहीं है। अगर लगाएंगे तो सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। प्लस बाई लगा के इस सब्जेक्ट को हम किस में चेंज करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस में करेंगे चेंज। किसके बाद? तो प्रेपोजिशन के बाद। आई होप स्टूडेंट्स की इतनी बातें आपको बहुत ही बेहतर तरीके से क्लियर हुआ होगा। ओके, और अब मुझे एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट रूल की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या मैं ऐसा उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप अपने नोट्स पे इन सारी ही चीज़ों को लिख रहे होंगे वन बाय वन। जब कभी भी सेंटेंस में आपको देखने को मिले क्या? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस
ऑब्जेक्ट प्लस क्या, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट होगा, क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, और इस कॉम्प्लीमेंट के बाद अदर वर्ड प्लस क्या होगा, फुल स्टॉप होगा। बड़ी बात तो यह है कि इस ऑब्जेक्ट के बाद ये आने वाला कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही होगा। तो जब कभी भी इसका हम पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं तो हमें पहले क्या लेना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट लेने के जस्ट बाद हम सेंटेंस से, हम इस सेंटेंस से हेल्पिंग टेंस टेंस के अकॉर्डिंग इस दिए गए सेंटेंस में कुछ ना कुछ तो टेंस होगा ना, उस टेंस से हेल्पिंग वर्ब पहचानेंगे। हेल्पिंग वर्ब पहचानने के बाद इस वर्ब को मेन वर्ब अब थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। ओके, उसके बाद इस कॉम्प्लीमेंट को लिखेंगे। कॉम्प्लीमेंट लिखने के जस्ट बाद हमें बाई प्लस सब्जेक्ट लिखना होता है, बाई प्लस सब्जेक्ट लिखना होता है। उसके बाद ये अदर वर्ड होता है, अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप होगा। तो आप इसमें फॉलोइंग चेंजेस क्या हो रहे हैं वो आप पहले नोटिस करेंगे। तो पहले हम ऑब्जेक्ट लेके आएंगे, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे। टेंस से हमें हेल्पिंग वर्ब पहचाननी होती है। जैसे ही हम हेल्पिंग वर्ब पहचान लेंगे उसके बाद इस वर्ब को हम थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। थर्ड फॉर्म में चेंज करने के जस्ट बाद हमें क्या यूज़ करना होता है, कॉम्प्लीमेंट यूज़ करना होता है। कॉम्प्लीमेंट यूज़ करने के बाद बाई प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, और ये सब्जेक्ट कहाँ से लाएंगे, तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा ना, पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो उसको प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर दिया जाता है। उसके बाद अदर वर्ड लगा के फुल स्टॉप लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं हम क्या, और एक और चीज़, जितने भी इस तरीके की सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना, उसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट आता है, कॉम्प्लीमेंट के पहले हमें किसी आर्टिकल की नीड नहीं होती, हमें किसी आर्टिकल की नीड नहीं होती। क्यों? अगर मैं इसको और बेहतर तरीके से बताऊं आप सभी को, तो मैं क्या बोल सकता हूं, सब्जेक्ट के बाद जैसे कि इलेक्ट, ओके, मैं बोल सकता हूं मेक, मैं बोल सकता हूं क्या, चूज, मैं बोल सकता हूं नेम, ओके, मैं बोल सकता हूं कॉल, ओके। इस तरीके के हमारे सामने वर्ड्स आएंगे, क्या आएंगे, इस तरीके के वर्ड्स आएंगे। उसके बाद क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या यूज़ कर रहे होंगे, कॉम्प्लीमेंट यूज़ कर रहे होंगे, ओके। उसके बाद क्या होगा, अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। तो जब कभी भी हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आपको सबसे पहले क्या यूज़ करना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्ट आएगा ना, ये क्या आएगा, ये ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद ये हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना पड़ेगा टेंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद ये इलेक्ट को इलेक्टेड, मेक को मेड, चूज को चूजन, नेम को नेम्ड, और कॉल को कॉल्ड में चेंज करेंगे, कॉल्ड में चेंज करेंगे। उसके बाद हमें इस कॉम्प्लीमेंट को यूज़ करना होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट यूज़ किया, बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप होता है। आई होप कितनी बातें क्लियर हो गई होंगी, ओके। अभी सेंटेंसेस में कुछ अप्लाई करके चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे कि वी इलेक्टेड नरेंद्र मोदी, वी इलेक्टेड नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ओके। ऑफ द इंडिया आप नहीं लिख सकते, यहाँ पे द नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि नेम ऑफ कंट्री है, ये ऑलरेडी ये प्रॉपर नाउन है, ओके। तो जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमने किसको इलेक्ट किया है, नरेंद्र मोदी को इलेक्ट किया है। क्या इलेक्ट किया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इलेक्ट किया है। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना है ना, तो क्या लिखेंगे, नरेंद्र मोदी, क्या लिखेंगे, नरेंद्र मोदी। और मैंने क्या बताया था कि टेंस से हमें हेल्पिंग में पहचाननी है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जब कभी भी पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, वाजबलिक वर्ब में से कोई एक आएगा ना, और वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, इस नरेंद्र मोदी के अकॉर्डिंग आ गया। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लेनी पड़ेगी, तो वाज ही क्या है, करेक्ट हेल्पिंग वर्ब होगा यहाँ पे। यानी नरेंद्र मोदी वॉज इलेक्टेड, क्या, इलेक्टेड, इलेक्टेड, क्या इलेक्ट किया गया था भाई उनको, तो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया गया था। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर, ओके, ऑफ कहाँ की, तो ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। और बाई हुम, बाई वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। और हम सभी को पता है कि किसी व्यक्ति को अगर यदि प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया जा रहा है, चीफ मिनिस्टर इलेक्ट किया जा रहा है, तो लोगों के द्वारा ही इलेक्ट किया जाएगा, वहाँ के लोगों के द्वारा ही इलेक्ट किया जाएगा। तो बाई प्लस अस लिखने की जरूरत नहीं है इस स्टेटमेंट में, बाई प्लस अस लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है स्टेटमेंट में। अगर हम लिख रहे हैं तो सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाएगा, और सुपरफ्लुअस की मीनिंग क्या ही होती है, अनावश्यक, यानी कि मोर देन व्हाट इज नीडेड, जरूरत से ज़्यादा चीज़ों का यूज़ करना ही अनावश्यक चीज़ें होती हैं। तो बाई प्लस सब्जेक्ट लिखने की पहली चीज़ तो नीड नहीं है। यहाँ तक हमारा सेंटेंस फिट हो गया, ओके।
कुछ और एग्जांपल्स इस पे बेस्ड ले लेते हैं। जैसे कि राज कॉल्ड हर फूल, राज कॉल्ड हर फूल। आप यहाँ पे राज देख रहे हैं, सब्जेक्ट है, कॉल क्या है, वर्ब है, ये हर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये फुल क्या है, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। सिंपल वर्ड में बोले तो कंप्लीमेंट है किसका, तो इस ऑब्जेक्ट का। जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या लाएंगे पहले हमें इस ऑब्जेक्ट को लाना पड़ेगा ना सब्जेक्ट के प्लेस पे। तो ऑब्जेक्ट क्या है, सी, तो हम क्या यूज़ करेंगे, सी। टेंस से हमें हेल्पिंग में पहचानी है, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस है। कौन सा टेंस है, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस है। पास्ट एंड डेफिनेट टेंस को जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वाज ऑब्लिक वर्ब में से कोई एक आएगा। ओके, वो तो ऑब्जेक्ट डिसाइड करेगा। उसके बाद हमें इस कॉल्ड को यहाँ पे वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। कॉल का कॉल्ड होता है, ओके, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म कॉल्ड ही होगा। और क्या कॉल्ड किया गया था, तो फुल हमें यहाँ पे लिख देंगे। और बाई प्लस सब्जेक्ट लिखने की इसमें रिक्वायरमेंट है, क्यों, क्योंकि राज एक कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है। ओके, तो यहाँ पे सर हम वाज यूज़ करें या वर यूज़ करें, तो माय डियर स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, वाज यूज़ करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के होने की वजह से ही इस स्टेटमेंट में हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना पड़ गया। ओके, आई होप कि इतनी बातें क्लियर हो रही होंगी। और इस तरीके के जितने भी स्टेटमेंट्स अब आप सभी के समक्ष आएगा, आप सेकेंड्स में उसका इंस्टेंटली आंसर कर पा रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट चीज देखते हैं क्या है, वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ओके, क्या है हमें यूज करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। कईयों तो इसको प्रेपोजिशन पढ़ते हैं, क्या प्रोपोजिशन पढ़ते हैं, तो ये इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, प्रेपोजिशन। क्या, प्रेपोजिशन। आई होप कि आप इसको आप करेक्ट तरीके से प्रोनाउंस कर पा रहे होंगे। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो ऑब्जेक्ट लाना है, यहाँ पे सब्जेक्ट के प्लेस पे ऑब्जेक्ट लगाएंगे। हमें टेन से हेल्पिंग वर्ब पहचाननी है। हेल्पिंग वर्ब एक बार अगर हम पहचान गए तो इस वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद हम इस प्रेपोजिशन को यूज़ करेंगे। हम इस प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे यहीं पर, जस्ट यहीं पर हमें यूज़ करना पड़ जाएगा। क्योंकि बहुत लोग एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे होते किसी सेंटेंस में, अगर उसमें प्रेपोजिशन दिया होता है तो उसको लूप कर देते हैं, उसको ओमिट कर देते हैं, उसको हटा देते हैं वहाँ से, जो कि वो रॉन्ग बन जाता है, वो एरर आ जाता है स्टेटमेंट में। हम उसको एक्टिव वॉइस से किसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं तो याद रखें कि उसकी मीनिंग ना चेंज हो, सेंटेंस का फॉर्मेशन चेंज हो जाए, इंटरचेंजेबली चेंज हो जाए, सेंटेंसेस के फॉर्मेशंस चेंज हो जाए, फॉर्मेट्स चेंज हो जाए, बट सेंटेंस की मीनिंग कतई चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, इसीलिए यहाँ पे हमें प्रेपोजिशन की यूज़ तो करना ही पड़ेगा। जस्ट उसके बाद हमें प्रेपोजिशन हमने एक बार यूज़ कर लिया तो प्रेपोजिशन के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, बाई फिर लगाना पड़ेगा, क्योंकि बाई ऑलरेडी एक फिर प्रेपोजिशन है। फिर इस सब्जेक्ट को प्रेपोजिशन के बाद प्लेस किया जाता है, यानी कि रखा जाता है। फिर अदर वर्ड आएगा, अदर वर्ड आने के बाद फुल स्टॉप आएगा। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सर वर्ब के बाद हम अपनी प्रेपोजिशन का यूज़ क्यों किया, तो प्रेपोजिशन का यूज़ इसलिए किया क्योंकि बहुत सारे वर्ब्स बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि फ्रेजल वर्ब पे बन रहे होते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं कि सी लुक्स आफ्टर हर पेरेंट्स। लुक आफ्टर का अर्थ होता है देखभाल करना। ओके, ये क्या है, वर्ब है। वर्ब के जस्ट बाद हमने क्या यूज़ किया, प्रेपोजिशन यूज़ किया, फिर वो आ रहा है ना ऑब्जेक्ट। आप इससे मैच कर सकते हैं। तो हमें पहले क्या लेना, ऑब्जेक्ट लेना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, सी। भले ही ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखें, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। तो
हर पेरेंट्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर पेरेंट्स, हालांकि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है इसलिए इसको चेंज नहीं करेंगे, यानी कि हर पेरेंट्स आर लुक्ड आफ्टर, हर पेरेंट्स आर लुक्ड आफ्टर बाय हर। आप कह रहे होंगे कि सर आपने यहाँ पे प्रेपोजिशन यूज़ किया फिर यहाँ पे भी यूज़ किया, ये कैसे पॉसिबल है? तो मैं आपको बता दूं कि जो लुक्ड आफ्टर ये वर्ड दिख रहा है ना, फ्रेजल वर्ब है। कौन सा वर्ब है? फ्रेजल वर्ब है। इन दोनों का एक दूसरे से ये कंबाइंड है, ये क्या है कंबाइंड है। प्रेपोजिशन के जो हम फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे ना, ये फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब की जो टॉपिक होगा उसमें हम अच्छे तरीके से डील कर पा रहे होंगे कि जो फ्रेजल वर्ब होते हैं किसके कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो मैं यहीं पे थोड़े शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि जितने भी फ्रेजल वर्ब्स होते हैं ना, फ्रेजल वर्ब्स पहले तो वर्ब प्लस एडवर्बियल कॉम्बिनेशन से बनेगा। दूसरा फॉर्मेट होगा वर्ब प्लस प्रेपोजिशन कॉम्बिनेशन होगा। तीसरा हो सकता है वर्ब प्लस एडवर्बियल पार्टिकल कॉम्बिनेशन प्लस प्रेपोजिशन कॉम्बिनेशन। तो ये तीन चीज़ों से, पहला वर्ब प्लस एडवर्बियल पार्टिकल कॉम्बिनेशन, दूसरा वर्ब प्लस प्रेपोजिशन कॉम्बिनेशन, तीसरा वर्ब प्लस एडवर्बियल पार्टिकल प्लस प्रेपोजिशन कॉम्बिनेशन। ओके, तो इतने बेस्ट पे बनते हैं ये सारे स्टेटमेंट्स। तो जो पहला स्टेटमेंट था ना, इसका पैसिव वॉइस ये बनेगा, क्या बनेगा? ये बनेगा कि हर पेरेंट्स आर लुक्ड आफ्टर बाय हर। आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे आपने आर क्यों यूज़ किया? तो भाई ये टेंस कौन सा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये ऑब्जेक्ट चूंकि कैसा था? प्लूरल था, इसीलिए हमें आर यूज़ करना पड़ा। अगर यहाँ पे दिया गया होता कि आर इज एम में से कौन सा सिलेक्ट करे, तो हम आर को सिलेक्ट करते और बाकियों को काट देते, क्योंकि इस सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है। आई होप कितनी बातें क्लियर हो गई होंगी कि, और इस सेंटेंस पे बनने वाले बहुत तरीके के सेंटेंसेस हो सकते हैं। ओके, और कई बार तो क्या ही होता है ना कि कुछ वर्ब्स, कुछ एडजेक्टिव्स और कुछ ना फ्रेजल एडवर्बियल फ्रेजेस होते हैं, उनमें पर्टिकुलर प्रेपोजिशन का यूज़ किया जाता है, फिक्स्ड प्रेपोजिशंस का यूज़ किया जाता है। ओके, तो हम उनके जगह पे कोई दूसरा प्रेपोजिशन का यूज़ कर ही नहीं सकते, तो उस तरीके की वही वर्ड्स को डिस्कस करेंगे वीडियो के थ्रू। ओके, तो अब नेक्स्ट रूल को देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे वैसे टाइप के सेंटेंसेस को जो कि पॉजिटिव वर्ब को का मीनिंग देते हैं या पॉजिटिव वर्ब ही होते हैं। ओके, तो पहले आप क्या यूज़ करेंगे? सब्जेक्ट के बाद आप क्या यूज़ करेंगे? हेल्प। क्या यूज़ करेंगे? हेल्प। फिर क्या यूज़ करेंगे आप? मेक यूज़ करेंगे। ओके, क्या यूज़ करेंगे? मेक यूज़ करेंगे। इसको इस तरीके से पढ़ने से पहले हम कुछ क्या लिखेंगे? हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? प्लेन इन्फिनिटी लिख सकते हैं। प्लेन इन्फिनिटी मतलब क्या? हम इसको क्या लिख सकते हैं? प्लेन इन्फिनिटिव। आपको ना समझ आए तो मैं अभी समझाऊंगा। प्लेन इन्फिनिटी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ओके, इस प्लेन इन्फिनिटी का मतलब क्या है? वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ऐसा इन्फिनिटी जो विदाउट क्या होगा? टू होगा। यहाँ पे टू का यूज़ नहीं किया जाएगा, केवल ये वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म रहेगा। वैसे ना इन्फिनिटी को क्या बोलते हैं? प्लेन इन्फिनिटी बोलते हैं, या हम कई बार उसको डायरेक्ट इन्फिनिटी बोलते हैं, या इन्फिनिटी विदाउट टू भी बोलते हैं। एक ही चीज़ को हम कई नाम से बोल सकते हैं। ओके, तो अगर हमें इसको लिख रहे हैं सब्जेक्ट प्लस क्या? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। तो हम इसका पैसिव पता है कैसे बनाएंगे? पहले तो हम इस ऑब्जेक्ट को लगाएंगे, सब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट के बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब टेंस से पहचान के। उसके बाद ये जो वर्ब है ना, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। उसके बाद ये जो वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म है, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा टू प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म में। उसके बाद प्रेपोजिशन बाय लगा के इस सब्जेक्ट को यहाँ पे लाएंगे। ओके,
प्लस क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप लिखेंगे। ये बच्चों वाला मैं पैसिव वॉइस नहीं पढ़ा रहा। पहली चीज़ कि बच्चों वाला पैसिव वॉइस नहीं है, ये एडवांस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है ना, ये वो है। ओके, तो बड़ा ही कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा आप सभी के माइंड में, इसीलिए मुझे ये बात बोलनी पड़ रही है। तो थोड़ा धैर्य बनाए रखे, एक एक चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे लाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे लाना है, सेंटेंस से हेल्पिंग टेन से हेल्पिंग वर्ब पहचाननी है। उसके बाद इस वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद ये जो डायरेक्ट इन्फिनिटी या प्लेन इन्फिनिटी लिखा गया है ना, इसको आपको किस में चेंज करना है, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में चेंज करना है। फिर बाई लगा के इस सब्जेक्ट को प्रेपोजिशन के बाद लाया जाएगा। तो भले लिखा गया है सब्जेक्ट, लेकिन हम लिखेंगे क्या, ऑब्जेक्टिव केस प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप आएगा। आई होप कि अब आपको बातें क्लियर हो रही होंगी। अगर ऐसा है तो हम अब चीज़ों को आगे पढ़ेंगे। ओके, एडवांस करके उसको चीज़ों को थोड़ा ब्रॉड करके। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको लिखना पड़ेगा क्या, हेल्प। क्या हेल्प, क्या मेक, क्या हेल्प मेक। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा ना बिड। ओके, आपको उसके बाद लिख सकते हैं आप वॉच, आप लिख सकते हैं सी, आप लिख सकते हैं हियर। ओके, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लिखेंगे आप, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। आप सोच रहे होंगे सर इसी सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट कैसे, तो मैं बोलूंगा कि आयशा हिम गो देयर, आयशा हिम गो देयर, आयशा हिम, इस तरीके की जितनी भी क्रियाएं आती हैं, अगर इसके बाद इस ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, इस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म आ रहा है और फिर कोई दूसरी क्रिया आएगी, तो वहाँ पे टू प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर लेंगे। वो हम इन्फिनिटी के टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, तो पहली चीज़ हम इस ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लाएंगे, पैसिव वॉइस में लाएंगे। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। ओके, टेन से हमें हेल्पिंग वर्ब पहचाननी है, टेन से हमें हेल्पिंग वर्ब पहचाननी है। हेल्पिंग वर्ब पहचानने के बाद इस हेल्प को हम किस फॉर्म में चेंज करेंगे, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म में। तो क्या होगा, हेल्प्ड। मेक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, मेड हो जाएगा। क्या होगा, मेड हो जाएगा। ओके, बिड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बिडन। कब, जब किसी व्यक्ति को मना कर रहे होते हैं, क्योंकि बिड ये जो नाम का वर्ड है ना, इसके दो दो अर्थ निकलते हैं। एक तो बोली लगाना, तो वहाँ पे इसका बिड सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म भी क्या होगा, बिड ही होगा। लेकिन दूसरा क्या, मना करना, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, बेड हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बिडन हो जाएगा। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको इतनी बातें क्लियर हो रही होंगी। ओके, और बिडन हो गया। वॉच का क्या हो जाएगा, वॉच्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉच्ड हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा, शिन हो जाएगा। उसके बाद हियर का क्या हो जाएगा, हर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हर्ड हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या लिखना है, इस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म को टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म को टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लिखने के जस्ट बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद ये सब्जेक्ट वहाँ पे जाएगा। तो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे क्या है, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या होगा, अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप होगा। आई होप कितनी बातें क्लियर हो रही होंगी आपको। ओके, तो अब इस पे मिलने वाले सेंटेंसेस को आप इजिली एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर पाएंगे। क्या, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर पाएंगे। ओके, ओके, अब मैं इन पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स को दे रहा हूं आप सभी के सामने। ओके, पहला एग्जांपल है, सी हेल्प्स मी डू द राइट थिंग्स। ओके, डू द राइट थिंग्स। दूसरा स्टेटमेंट है, आई हेल्प हर आई हेल्प हर गो देयर। आई हेल्प हर गो देयर। ओके, थर्ड ले सकते हैं कि
सी वॉच्ड मी, सी वॉच्ड मी, सी वॉच्ड मी live for that, for there, live for, she watched me live there, live for, live for पटना। ओके, हमने 3 स्टेटमेंट लिया। सी वॉच्ड मी लिव फॉर पटना, दूसरा है आई हेल्प हर गो देयर, पहला है सी हेल्प्स मी डू द राइट थिंग्स। ओके, मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या होगा, ये वर्ब्स होंगे, उनके बाद ऑब्जेक्ट होगा, तो मी, हर, मी क्या ही ऑब्जेक्ट है, डू, गो और लिव क्या है, मेन वर्ब फर्स्ट में, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर आ सकता है। तो अगर पहले वाले स्टेटमेंट को हम पैसिव वॉइस में चेंज करें तो इसमें फॉलोइंग ऑब्जेक्ट क्या है, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। सेंटेंस टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो हम इसमें यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग क्या यूज़ करेंगे, एम। हेल्प का हेल्प्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा। हेल्प्ड करने के बाद हमें क्या बताया गया था कि टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, यानी कि टू डू क्या आएगा, टू, इस डू को टू डू में चेंज करेंगे, उसके बाद क्या आएगा, ये ऑब्जेक्ट आएगा। द राइट थिंग्स हमें लिखना पड़ेगा, द राइट थिंग्स लिखना पड़ेगा। ओके, द राइट थिंग्स लिखने के बाद बाई लगाएंगे, और बाई लगाने के बाद जो व्यक्ति के द्वारा मुझे हेल्प किया जाता है ना, वो सी है, और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर होगा। आई होप कितनी बातें क्लियर हो गई होंगी। ये पहले स्टेटमेंट का पैसिव वॉइस था, दूसरे स्टेटमेंट का पैसिव वॉइस देखते हैं ज़रा। पहला तो ऑब्जेक्ट क्या है, हर, सब्जेक्टिव केस क्या होगा, सी, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो क्या लगाएंगे, सी के अकॉर्डिंग इज। हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा। तो सी इज हेल्प्ड फॉर व्हाट, टू गो, गो को किस में चेंज करेंगे, टू गो में, उसके बाद कहाँ पर, तो वहाँ, तो देर तो लगाना ही पड़ेगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। उसके बाद ये सब्जेक्टिव केस को बाई लगा के क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे, तो आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। उसके बाद क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। थर्ड वाले अगर इस स्टेटमेंट की पैसिव वॉइस के बारे में बात करें तो लिखा है सी वॉच्ड मी लिव फॉर देयर, तो यानी कि आई वॉज वॉच्ड, आई वॉज वॉच्ड, I was watched to leave. I was watched to leave. To leave for Patna. For Patna by she का हर हो जाएगा, by she का हर हो जाएगा। ओके, आई होप कितनी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी स्टूडेंट्स। हम और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, बट इतने सारे स्ट्रक्चर्स हैं पैसिव वॉइस के कि अगर एग्जांपल लेते रहें तो और सारी चीज़ें छूट जाएंगी। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे कि पहले तो इन सारे स्टेटमेंट्स का पैसिव वॉइस बना लिए हम अपने, आई होप कि आपने अपने अपने नोट्स पे, अपने रिस्पेक्टिव नोट्स पे नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। पहला लिखा गया था कि सी हेल्प्स मी डू द राइट थिंग्स, यानी कि आई एम हेल्प्ड टू डू द राइट थिंग्स बाय हर। दूसरे का है आई हेल्प हर गो देयर, यानी सी इज हेल्प टू गो देयर बाय मी। थर्ड है सी वॉच्ड मी लिव फॉर पटना, यानी आई वॉज वॉच्ड टू लिव फॉर पटना बाय हर। ओके, इतनी बातें तो क्लियर हो गई होंगी। तो नेक्स्ट तरीके की जो पैसिव वॉइस जो पॉजिटिव वर्ब्स होते हैं, ये जितने भी मैंने ये एग्जांपल्स दिए ना, ये किस पे बेस्ड हैं, तो पॉजिटिव वर्ब्स पे बेस्ड हैं। हम पॉजिटिव वर्ब्स पढ़ा चुके हैं इस वीडियो में, नॉट इस वीडियो में, हम इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ा चुके हैं। अगर आप वहाँ से समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिए, हम नेक्स्ट तरीके से बोर्ड पे पढ़ाएंगे पॉजिटिव वर्ब्स को, एक एक चीज़ों को बहुत ही क्लियर तरीके से, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन के साथ, एक एक बारीकियों को मैं समझाऊंगा, धागे धागे खोल दूंगा। ओके, तो नेक्स्ट को देखते हैं। अगर आपको पॉजिटिव वर्ब्स में, अगर आपको थोड़ी सी समझ होगी पॉजिटिव वर्ब्स के बारे में, तो आपने अवश्य सुना होगा गेट। क्या, गेट, गेट प्लस गेट अब्लिक हैव, क्या, गेट अब्लिक हैव। उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आएगा, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म आता है। उसके बाद अदर वर्ड प्लस क्या हो सकता है, फुल स्टॉप हो सकता है। तो जब इसका हम पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं, मैंने आज तक जितनी भी इंग्लिश की किताबें पढ़ी है
मैंने आज तक जितनी भी इंग्लिश की किताबें पढ़ी है, कम से कम 20-25 तो इंग्लिश की बुक्स मैंने पढ़ी होगी, इंडियन राइटर्स से लगा के, और ना फॉरेन राइटर्स तक की किताबें मैंने पढ़ी है। तो मैंने यही पाया है कि जनरली वहाँ पे जितनी भी बुक्स हैं उनमें ये गेट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड वन प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप का पैसिव वॉइस का कहीं मेंशन नहीं किया गया है। इसके पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को कहीं पर भी इंग्लिश की किताब में मेंशन किया ही नहीं गया है, मात्र एक बुक को छोड़ के, और वो है केडी पब्लिकेशन, वो भी बुक में मेंशन नहीं किया गया। उसके क्वेश्चंस पे जो प्रैक्टिस सेट है ना, प्रैक्टिस सेट के बुक में, प्रैक्टिस सेट्स में इस क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है, वो भी क्वेश्चन के माध्यम से इस रूल को इस क्वेश्चन को आपको पढ़ने को मिलेगा। अदरवाइज जितनी भी इंडियन राइटर्स या फॉरेन राइटर्स हैं उनमें, उनकी किताबों में इसका पैसिव वॉइस का जिक्र कहीं भी नहीं है। ओके, इसीलिए बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारे सामने, हम सभी के लिए। होता क्या है, गेट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप। ओके, तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ता है, गेट प्लस समवन प्लस क्या लिखेंगे हम, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। क्या, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ओके, और किस चीज़ को, तो हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे। ओके, हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे। अब इसका ये पैसिव वॉइस बन गया। जैसे मैं बोलूं कि गेट दिस बॉक्स लिफ्टेड, गेट दिस बॉक्स लिफ्टेड। ओके, तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, गेट समवन टू LIFT लिफ्ट दिस बॉक्स। अब इसका ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस बन गया। तो आपको क्या यूज करना पड़ता है, यहां पे अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप लगाएंगे। ओके, तो जब कभी भी हैव प्लस गेट प्लस हैव अब्लिक गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप दिखे, तो हम इसकी पैसिव वॉइस को चेंज करते टाइम पे क्या यूज करेंगे, गेट प्लस समवन प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप। आप यही सोच रहे होंगे ना कि सर आपने टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म कहाँ से लाया। तो स्टूडेंट्स आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि इस जो वर्ब थर्ड फॉर्म है ना, हम इसको किस में चेंज करेंगे, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, कब, पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करते टाइम पर। ओके, तो यही स्ट्रक्चर है, गेट अब्लिक हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। तो अब लिखेंगे गेट प्लस समवन प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए आपके सामने लिया गया है, फर्स्ट एग्जांपल है गेट दिस बॉक्स लिफ्टेड। मैंने गेट यूज़ किया, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट यूज़ किया, उसके बाद मैंने क्या यूज़ किया, वर्ब थर्ड फॉर्म। क्यों, क्योंकि लिफ्ट का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लिफ्टेड ही होता है। ओके, तो मैंने क्या लिखा, गेट प्लस समवन प्लस टू लिफ्ट दिस बॉक्स। ओके, आई होप कि इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। आप अगर आप कुछ ज़्यादा सोच रहे होंगे तो आप यही सोच रहे होंगे कि सर गेट और हैव में क्या डिफरेंस है, थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो ये दोनों ही पॉजिटिव वर्ब्स ही हैं और इन दोनों के बाद ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। लेकिन गेट का यूज तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति को अच्छे कार्यों के लिए कन्विंस करें। क्या करें, कन्विंस करें, राजी करें। ओके, जैसे गेट इज यूज टू कन्विंस समवन टू डू समथिंग। जब हम सेकेंड पर्सन से कुछ करवा रहे होते हैं तो हम उसको कन्विंस करेंगे, और कन्विंस हमेशा ही किसी व्यक्ति को अच्छे कार्यों के लिए किया जाता है। ये एक पॉजिटिव वर्ड है। लेकिन परसुएड एक नेगेटिव वर्ड है। तो हैव का यूज किस लिए करेंगे, टू परसुएड समवन टू डू समथिंग। जब हम किसी व्यक्ति को कुछ बुरे कार्य को करने के लिए राजी करें, क्या, नेगेटिव चीज़ों को करने के लिए राजी करें, भड़काएं उसको, तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हमें यूज़ करना पड़ेगा हैव। तो यही पर्टिकुलर डिफरेंस होते हैं हैव और गेट में। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, हेलो स्टूडेंट्स, मुझे नहीं पता कि अभी इस वीडियो में मैंने कितने देर तक पढ़ा लिया है। आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। ओके, पढ़ाते पढ़ाते टाइम का
पता नहीं चलता कि कब कितना टाइम हो गया। दैट्स वाई इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करेंगे और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के धमाकेदार रूल्स को मैं डिस्कस करूंगा आप सभी के सामने। तब तक मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और इस बात को मुझे बार बार ना बोलना पड़े, प्लीज़ डू दिस because I also need support from all of you, so that I may also proceed further, so that each and every student of India, not only of India but also of so many other countries, may get benefited to themselves and may know English, okay, for their competitive examinations. Okay, so bye bye and take care during this COVID-19. So bye and take care.